कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से संबंधित स्पेशल केस 1 को डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। स्पेशल केस 1 में यदि राउथ टेबल में पहले कॉलम में कोई भी एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा है। आज हम डिस्कस करेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का स्पेशल केस 2। तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का स्पेशल केस 2 क्या है वो देखिए कि यदि राउथ टेबल में कोई भी एक रो पूरी 0 हो जाए, मतलब उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, पूरी 0 हो जाए, तो हम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब ये ऐसी स्थिति आती है तो जो हमारी मेन पॉलिनोमियल होती है उस पॉलिनोमियल के अंदर ही एक इवन या ऑड पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो कि मेन पॉलिनोमियल का ही फैक्टर होता है। देखिए मैं ये सारी चीजें लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। किस स्थिति में जब सारी एलिमेंट एक रो के 0 हो गए हैं, इस स्थिति में ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है या हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करके पॉलिनोमियल जो बनाया है उसे कहेंगे ओरिजिनल पॉलिनोमियल। इस स्थिति में ओरिजिनल पॉलिनोमियल में एक इवन या ऑड पॉलिनोमियल होती है। इवन या ऑड पॉलिनोमियल क्या होता है? इवन पॉलिनोमियल होती है यदि पॉलिनोमियल में s के सभी पावर जिसको हम हिंदी में घात बोलते हैं इवन हो। फॉर एग्जाम्पल s की पावर 4 प्लस 5s² प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक इवन पॉलिनोमियल है। अगर ऑड पॉलिनोमियल की बात करें कि ऑड पॉलिनोमियल क्या होती है, ऑड पॉलिनोमियल में s के सभी पावर ऑड होते हैं। मीन्स तो वो पावर कुछ इस तरीके की रहेगी, s की पावर 5 प्लस s की पावर 3 प्लस 2s1 इक्वल्स टू 0। तो ये इवन पॉलिनोमियल और ऑड पॉलिनोमियल इन्हें कहते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा मेन पॉलिनोमियल्स होता है उसमें जब एक संपूर्ण इवन पॉलिनोमियल या ऑड पॉलिनोमियल एक फैक्टर के रूप में उपस्थित होती है, तब हमारा ये केस हमको प्राप्त होता है राउथ हर्विट्ज टेबल बनाने के दौरान। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इवन या ऑड पॉलिनोमियल जो होता है वो मेन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। फैक्टर तो आप समझते होंगे, एक फैक्टर होता है।
राउथ टेबल में एक पूरी रो का जीरो होना यह भी प्रदर्शित करता है कि जो रूट्स जिसको हम पोल्स कहते हैं, रूट्स हैं वो एक दूसरे से त्रिज्यीय रूप में त्रिज्यीय को इंग्लिश में रेडियल बोलते हैं, त्रिज्यीय रूप में एक दूसरे से विपरीत होते हैं और मूल बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लेते हैं। मान लीजिए कोई इवन पॉलिनोमियल है हमारा, जैसा कि यहां पर भी बताया गया कि इवन और ऑड पॉलिनोमियल मेल पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है और उनके जो रूट्स और पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से त्रिज्यीय रूप में विपरीत होते हैं। त्रिज्यीय रूप में विपरीत होने का मतलब है कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक होते हैं। मींस मूल बिंदु अगर कहीं भी होगा उसके एक तरफ अगर कोई 5 यूनिट की दूरी पर है तो दूसरी तरफ भी दूसरा पोल 5 यूनिट की दूरी पर होगा। और ये जो रूट्स एंड पोल्स होते हैं त्रिज्यीय रूप में, इनका कोई भी एक जोड़ा इस तरीके से हमको दिखता है। इसको हम अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये आपका जे ओमेगा एक्सिस है, जे ओमेगा, दिस इज माइनस जे ओमेगा, ये रियल एक्सिस हो गया और ये माइनस रियल एक्सिस हो गया। मान लीजिए कोई इवन पॉलिनोमियल है, जैसा कि अभी बताया कि इवन या ऑड पॉलिनोमियल्स में जो भी पोल्स के पेयर होते हैं वो एक दूसरे से मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक दूरी पर होते हैं। तो जो पोल्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के पोल्स हो सकते हैं जिनको हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ सकता है। तो ये जो पोल्स होंगे वो 3 प्रकार के पोल्स होते हैं जनरली। पहला प्रकार का पोल्स होता है कि जो पोल्स का जोड़ा होगा वो रूट्स कहिए या पोल्स कहिए, वास्तविक और सिमेट्रिक हों। ओके, एक इस प्रकार के रूट होंगे। तो ये रूट किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे कि मान लीजिए जो रूट का जोड़ा है वो यहां पर ए डिस्टेंस पे है, माइनस ए पर, तो मूल बिंदु से प्लस ए डिस्टेंस पर इसका दूसरा साथी होगा। इस प्रकार से मींस जो जोड़ा है वो सिमेट्रिक होगा मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु से जितनी इस पोल की दूरी होगी उतनी ही मूल बिंदु से इस पोल की दूरी होगी। तो ये प्लस पॉइंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है वो देखिए। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जो रूट्स हैं, रूट्स कहिए या पोल्स कहिए, यहां पर वो काल्पनिक हैं,
काल्पनिक मीन्स इमेजिनरी, काल्पनिक हैं और सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो अब जो रूट काल्पनिक होंगे, सिमेट्रिक होंगे, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी एक्सिस की बात हो रही है, ये इमेजिनरी एक्सिस, वास्तविक मतलब रियल एक्सिस की बात हो रही है, ओके। तो काल्पनिक पर कुछ जो रूट्स होंगे वो उपस्थित होंगे, वो भी सिमेट्रिक रूप में। मान लीजिए ये बी है, मूल बिंदु से बी की दूरी पर, तो मूल बिंदु से बी की दूरी पर भी ये पॉजिटिव काल्पनिक एक्सिस पर एक रूट होगा, ओके। ये हो गया सिमेट्रिक। जितनी इस पोल की दूरी मूल बिंदु से है उतनी ही इस पोल की दूरी मूल बिंदु से होगी, ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है तीसरा केस। तीसरा केस होता है कि भाई जो रूट्स हैं, जो आपके रूट्स हैं वो क्वाड्रेंट हो। क्वाड्रेंट का मुझे हिंदी में अर्थ मालूम नहीं है, आप क्वाड्रेंट ही लिखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं। रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेंट्स होंगे और सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक हो। तो जो रूट्स होंगे वो क्वाड्रेंट्स का मतलब है वो ना तो रियल एक्सिस पर हैं ना ही जे ओमेगा एक्सिस पर हैं, वो कहीं इन बिटवीन, ये क्वाड्रेंट हम बोलेंगे, क्वाड्रेंट हम इनको बोलेंगे। ये जो क्वाड्रेंट है यहां पर भी हो सकते हैं ये क्वाड्रेंट। तो जैसे इन दो पोलों की बात करें तो जितनी दूरी इसकी यहां से होगी उतनी ही दूरी यहां से होगी, जितनी दूरी इसकी यहां से होगी इस पोल्स की उतनी ही दूरी इसकी यहां से होगी। इसको सी नाम दे देते हैं, इसको भी सी, इसको भी सी और इसको भी सी। तो ये प्रकार की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होंगी। कब उत्पन्न होंगी? जब हमारी मेन पॉलिनोमियल में एक इवन या ऑड पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि हमारी मेन पॉलिनोमियल से हम जब भी राउथ टेबल बनाएंगे तो उसकी एक रो पूरी जीरो आ जाएगी। इसका अर्थ ही यही है कि मेन पॉलिनोमियल में एक कंप्लीट इवन पॉलिनोमियल या ऑड पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और ये इवन पॉलिनोमियल का हमने बताया है कि इवन पॉलिनोमियल के जो भी पोल्स होते हैं वो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष जोड़े में सिमेट्रिक होते हैं। मीन्स अगर जोड़े में एक पोल की डिस्टेंस मूल बिंदु से 5 है तो दूसरे पोल की डिस्टेंस भी 5 होगी विपरीत डायरेक्शन में, ओके। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स हमको दिया हुआ है s की पावर 5 प्लस 7s की पावर 4 प्लस 6s क्यूब प्लस 42s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 56 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल है अथवा नहीं है और कितने पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं और कितने पोल राइट हाफ प्लेन में हैं और कितने पोल जे ओमेगा प्लेन्स में हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि इससे पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं उसमें जो पोल्स होते थे वो या तो लेफ्ट हाफ प्लेन में होते थे या राइट हाफ प्लेन में होते थे, लेकिन अब जो पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ प्लेन्स में तो होंगे ही, राइट हाफ प्लेन्स में भी होंगे,
लेकिन अब जे ओमेगा एक्सिस पर भी प्लेन उपस्थित होंगे, सॉरी जे ओमेगा एक्सिस पर भी पोल्स उपस्थित होंगे। ठीक है, इस केस में जब पूरी रो जीरो हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रो 1 के एलिमेंट लिख लीजिए और रो 2 के एलिमेंट उसी तरह जिस तरह से अभी तक लिखते आए हैं, क्विकली लिख लेते हैं। रो 1 में जैसे S5 है और S4 है, यहाँ नीचे आपका S3, S2, S1 और S0 इस तरीके से कुछ रहेगा। ठीक है, सो S5 का एलिमेंट लिख लीजिए 1, एक पद छोड़ के 6, एक पद छोड़ के 8। S4 के लिए लिख लीजिए 7, 42, 56। ये एलिमेंट हमने लिख लिए। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि राउथ हर्विट्ज में कैलकुलेशन को अच्छे से करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम रो में से अगर पॉसिबल है तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। जैसे रो 5, ये 5 की जो रो है, रो 1 जो रो है, क्या हम इन तीनों एलिमेंट से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, इसमें से कोई कॉमन नहीं है। लेकिन जो सेकंड रो है 7, 42, 56, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेके या फिर मल्टीपल करके इसको कर सकते हैं। जैसे 7 है, ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, 42 भी और 70 भी। तो इसमें आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं 1/7 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो कौन सी टेबल आ जाएगी हमारी? ये देखिए, इसमें 1/7 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा और इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा। समझ गए? तो अब जो ये हमारे 1, 6, 8 है, ये हमारे किसकी जगह आ गए हैं? इसकी जगह 7 की जगह जो है वो 1 आ गया है, 42 की जगह 6 आ गया है और 56 की जगह 8 आ गया है। हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उसमें एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं आई थी कि हमको ये नियम लगाना पड़े। ये नियम भी हम लगा सकते हैं। अब से पहले जितनी भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की हैं उसमें ये नियम लगा सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि 56 आ गया, 42 आ गया। अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, तो वो हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। इसलिए अगर हमको फैक्टर दिख रहा है कोई कॉमन ले सकते हैं तो हम इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब S4 का जो एलिमेंट है वो क्या है? 1, 6, 8। तो इसकी अगली रो जो है इसको S3 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 6 माइनस 1 × 6 मीन्स 6 - 6 अपॉन 1। ये क्या आ गया आपका? 0। ओके, नेक्स्ट करिए 1 × 8 माइनस 1 × 8। तो 8 में से 8 गए, डिवाइडेड बाय 1, यहां भी 0 आ गया। ओके, आगे कोई एलिमेंट है नहीं है तो ये 0 हम लिखें अथवा ना लिखें, ये 0 रहता है। तो S3 की रो में, S3 की रो को हम क्या बोल रहे हैं? रो 3। रो 3 में हमने देखा कि सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं? 0। ओके, तो अब ये सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब इसमें कोई इवन पॉलिनोमियल या
ऑड पॉलिनोमियल ऐसी है जो कि मेन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और मेन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है इवन पॉलिनोमियल, ऑड पॉलिनोमियल। तो इसका अर्थ ये भी है कि अब इसमें जे ओमेगा प्लेन पर पोल्स उपस्थित जरूर होंगे। राउथ हर्विट्ज टेबल बनाते समय हमें 0 प्राप्त हो गया है, एक रो में सारे एलिमेंट 0 प्राप्त हो गए हैं। तो इस स्थिति में एक इक्वेशन पिक्चर में आती है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं ये भी देख लीजिए। मान लीजिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को PS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस प्रकार बनाई जाती है कि जिस भी रो में हमें 0 प्राप्त हुए हैं पूरी रो में, उसके ऊपर वाली रो से ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनती है। जैसे इसके ऊपर वाली रो क्या है, s की पावर 4 वाली है, और इसके एलिमेंट कौन कौन से थे रो में, 1, 6 और 8। तो 1, 6 और 8 को लेकर हम एक पॉलिनोमियल बनाए। तो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल हम बनाते हैं। देखिए, पहला कोफिशिएंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू s की पावर 4। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है वो हो जाएगा 6s² प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है आपका, कोफिशिएंट क्या है, वो 8 है। तो 8 s की पावर 0, s की पावर 0 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये आपका होता है ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल। अब आप इस ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल को देखिए कि इसमें क्या है, सिर्फ जो भी s की पावर है वो क्या है, 4 है, 4 है, 2 है और 0 है। ये कैसी पावर है, ये पावर है इवन पावर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल होती हैं, इवन पॉलिनोमियल जो होती हैं, उसमें s की सारी पावर क्या होती हैं, इवन होती हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल है वो s की पावर 4, s की पावर 2, ये सब इवन पॉलिनोमियल है। अगर हमें इस केस में ऑड पॉलिनोमियल प्राप्त होती तो हमारी जो भी पावर होती वो सारी पावर ऑड होती। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी इवन पॉलिनोमियल है उसमें हमें जो भी जोड़े प्राप्त होंगे, पोल्स या रूट्स के जो जोड़े प्राप्त होंगे, वो मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक होंगे, अर्थात उनकी मूल बिंदु से दूरी समान रहेगी। ओके, इवन पॉलिनोमियल्स के लिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है PS, इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन का, dps अपॉन ds, इसका कर दीजिए 4s³ प्लस 12s, और 8 का अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमें ये इक्वेशन मिल गई है अवकलन करने के बाद, और ये जो एलिमेंट मिल गए हैं, SQ का एलिमेंट 4 और S का एलिमेंट या कोफिशिएंट जो है 12, ये 4 और 12 हैं। अब ये आगे जाके जो हमारी रो 3 थी, रो 3 में जो सारे 0 आ रहे थे,
उसको रिप्लेस कर देंगे। मीन्स जो पहले कॉलम में जो 0 था वो रिप्लेस हो जाएगा इस 4 से, ठीक है। और जो दूसरे कॉलम में 0 था वो रिप्लेस हो जाएगा 12 से। और तीसरे कॉलम में जो 0 था, यहां भी 0 था जब 8 का हमने अपकलन किया, इसका अपकलन करने पे 0 आया था, तो ये 0 ही रहेगा। वैसे भी इसका कैलकुलेशन में कोई विशेष यूज नहीं होता है। सो ये हमारी एस क्यूब की रो है, वो किससे रिप्लेस हो रही है, ये देखिए। जो 0 है वो कट के क्या हो जाएगा, अलग पेन से कर देता हूं, ये रिप्लेस हो जाएगा 4 से, ये वाला 0 रिप्लेस हो जाएगा 12 से, और यहां तो 0 है ही, ओके, 0 से। सो इस तरीके से एस क्यूब वाली जो रो 3 है वो रिप्लेस हो जाएगी। अब आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम अपनी जो राउथ टेबल है रो 1 से लेके रो 3 तक और आगे के लिए, उसको अलग से नोट कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अलग से नोट कर लेते हैं। रो 1 को हम लिख रहे हैं पहले। रो 1 में हमारा था 1 6 8, ठीक है। और यहां s की पावर थी s की पावर 5, यहां s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0। ये फिर से रो पूरी बना लेते हैं हम लोग, टेबल बना लेते हैं दोबारा से। रो 2 में जो हमारे एलिमेंट थे वो क्या थे, 1 6 8। रो 3 में हमारे जो एलिमेंट थे जो कि रिप्लेस होके आए थे 4 और 12, ये 4 आया था रो 3 में और ये 12 आया था, यहां पर 0 था ही, ठीक है। जो हमारी रो 3 है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो एलिमेंट हैं 4 और 12 हैं। 4 और 12 हैं, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 से गुणा करने पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, गुणा करने पर। तो जो हमारा एलिमेंट 4 था वो अब क्या हो जाएगा 1, और जो हमारा 12 था वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा 3। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 1, इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 3, ये आ गया 3, ठीक है। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 माइनस 1 अपॉन 1, यहां पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो S2 के जो एलिमेंट हो गए वो 3 और 8 हो गए हैं। S1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। S1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 9, और ये 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा 1/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस, ये तो 0 ही रहेगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर के एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1/3 और यहाँ 0। जैसा कि हमने बताया कि जब आखिरी S0 के लिए आप एलिमेंट लिखते हैं, S0 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट S2 का जो सेकंड एलिमेंट होता है वही कैलकुलेट होकर आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, दिस इंटू दिस माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये कैलकुलेट होके आता है 8। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप S0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो S की पावर 2 के जो दूसरा एलिमेंट है वही कैलकुलेट होके आता है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। राउथ टेबल की पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, राउथ टेबल पूरी कंप्लीट है अब हमारी। लेकिन इस प्रकार की प्रॉब्लम में जिसमें एक पूरी रो 0 हो जाती है,
इसमें पहले कॉलम को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। पहला टुकड़ा होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का टुकड़ा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का, और दूसरा होता है रिमेनिंग पॉलिनोमियल। पहला टुकड़ा है, पहला पार्ट है ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल और दूसरा पार्ट है रिमेनिंग पॉलिनोमियल, मींस इसके अलावा जो पॉलिनोमियल है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये रूट और पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट होती है। इसमें हम दो केस कंसीडर कर रहे हैं, इवन पॉलिनोमियल और रिमेनिंग पॉलिनोमियल। जो हमारी इवन पॉलिनोमियल्स है वो कहाँ से शुरू हुई थी? s की पावर 4 से। इवन पॉलिनोमियल जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी वो s की पावर 4 प्लस 6x² प्लस 8, मीन्स जो पॉलिनोमियल हमारी स्टार्ट हुई थी इवन पॉलिनोमियल s की पावर 4 से स्टार्ट हुई थी। तो हम इसका एनालिसिस कहाँ तक करेंगे? s की पावर 4 से आखिरी तक, s की पावर 4 से s की पावर 0 तक। यहां पर हम देखते हैं कि कितने साइन चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, s की पावर 4 से यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 8 है, मीन्स सारे साइन पॉजिटिव हैं। तो चिन्ह परिवर्तन कितना हुआ? कोई भी नहीं हुआ। तो चिन्ह परिवर्तन कहाँ की बात कर रहे हैं? S4 से S0 की बात कर रहे हैं, S की पावर 4 से S0 की बात। तो चिन्ह परिवर्तन कितने हुए? 0 हुए। जब चिन्ह परिवर्तन 0 है तो राइट हाफ पोल्स में राइट हाफ पोल्स में पोल्स कितने हो गए? कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, तो कोई भी राइट हाफ पोल्स नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम अगर पिछली सारी प्रॉब्लम्स की बात करें जो अभी तक हमने कहा था स्टडी की, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि भाई पॉलिनोमियल का ऑर्डर 4 है, राइट हाफ प्लेन में पोल्स 0 हैं, तो लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल कितने हो जाएंगे? कितने हो जाने चाहिए लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल? भाई 4 में से 0 यहां गए तो यहां पर 4 हो जाने चाहिए, ठीक है ना, 4 हो जाने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारी इवन पॉलिनोमियल्स है, हमने आपको बताया है, इवन पॉलिनोमियल्स में जो भी पोल्स होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, और मूल बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो इसमें अगर राइट हाफ प्लेन कोई भी पोल नहीं है तो लेफ्ट हाफ प्लेन्स भी कोई भी पोल नहीं होगा, मीन्स लेफ्ट हाफ प्लेन्स में पोल भी 0 होंगे। इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका एस प्लेन है। अगर ये एस प्लेन है तो यहां कहीं राइट हाफ में कोई पोल था, ठीक है, तो इस केस में क्या होता कि लेफ्ट हाफ में भी पोल यहां पर हो जाता। अगर राइट हाफ में पोल यहां पर होता तो लेफ्ट हाफ में भी पोल यहां पर हो जाता, क्योंकि सिमेट्रिक देखनी है। सिमेट्री मतलब मूल बिंदु से दूरी इस पोल की बराबर होना चाहिए मूल बिंदु से, इस पोल की भी बराबर होना चाहिए मूल बिंदु से। अगर ये दोनों पेयर हैं, अगर ये दोनों पेयर हैं तो मूल बिंदु से इसकी दूरी और मूल बिंदु से इसकी दूरी बराबर होना चाहिए। जब कोई और पोल इस तरफ है ही नहीं है तो सिमेट्री के आधार पर लेफ्ट हाफ में कोई पोल होगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हाफ में तो पोल तभी होगा जब राइट हाफ में होगा, ताकि सिमेट्री मेंटेन रहे। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है इस केस के लिए। सो लेफ्ट हाफ में कोई भी पोल नहीं है। तो अब ना तो राइट हाफ में पोल्स हैं
ना लेफ्ट हाफ में पोल्स हैं, तो ये जो 4 पोल्स हैं, ये 4 पोल्स कहाँ गए? ये 4 पोल्स होंगे आपके जे ओमेगा एक्सिस पर। जे ओमेगा एक्सिस पर पोल्स होंगे आपके कितने? 4। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हो गया। अब हमने बात कर ली किसकी? इवन पॉलिनोमियल्स की। अब इवन पॉलिनोमियल्स कहां से शुरू थी? s की पावर 4 से s0 तक। लेकिन जो हमारी मेन पॉलिनोमियल्स थी वो s5 से शुरू थी। सो s5 के लिए फॉर रिमेनिंग पॉलिनोमियल्स s5 से s4। ठीक है, अकेले s5 नहीं लिखते हैं, s4 मीन्स अगला एलिमेंट भी देखना होगा ना, हो सकता है कि यहां से यहां पर साइन चेंज हो जाए। ठीक है, सो ये नीचे का एलिमेंट जरूर लिखते हैं, नीचे का एलिमेंट जरूर लिखते हैं, लेकिन पोल सिर्फ एक ही कंसीडर करते हैं s5 का। जैसे यहां पर भी देख लीजिए, s4 से s0 तक गए, अगर s4 से s0 तक हम काउंट करें तो टोटल 5 पोल होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, पोल्स हम जो कंसीडर करेंगे वो हाईएस्ट पावर के ही पोल लेते हैं, 4। ऐसे ही अगर हमको रिमेनिंग में s5 बचा हुआ है तो सिर्फ एक पोल होगा। s5 का जो पहला कॉलम है वो क्या है? +1 मीन्स पॉजिटिव है, तो ये सिंपली लेफ्ट हाफ पोल्स होगा। लेफ्ट हाफ पोल्स कितने हो गए आपके? 1। सो ये था इसका सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हाफ में पोल्स कितने हो गए? 0 1। जी ओमेगा एक्सिस पर पोल हो गए आपके 4। राइट हाफ प्लेन्स में जो पोल हो गए वो 0 हो गए। तो ये था पोल्स का एनालिसिस कि कौन सा कितने पोल कहां पर उपस्थित हैं। ठीक है, सो अब सिस्टम की स्टेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं। हमारे राइट हाफ प्लेन्स में जो पोल्स हैं वो 0 हैं। राइट हाफ प्लेन्स में कोई पोल्स नहीं है। जे ओमेगा एक्सिस पर पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं, और लेफ्ट हाफ में भी एक पोल्स है। सो जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन्स में हैं और जे ओमेगा एक्सिस में। इस स्थिति में जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है, सिस्टम को बोला जाता है मार्जिनली स्टेबल। स्टेबिलिटी की सारी कंडीशन आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई गई हैं कि कब सिस्टम स्टेबल होगा, कब सिस्टम अनस्टेबल होगा और कब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। तो यदि पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पर उपस्थित हों और लेफ्ट हाफ प्लेन में उपस्थित हों तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, बशर्ते जो जे ओमेगा एक्सिस पर पोल उपस्थित हैं वो एक ही बिंदु पर 2 पोल उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर एक ही बिंदु पर 2 पोल उपस्थित हो गए हैं तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि यदि जे ओमेगा पोल्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 में उपस्थित हों, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 में उपस्थित होने का मतलब है कि एक बिंदु पर एक ही पोल उपस्थित है। अगर ये जो 4 पोल आए हैं, अगर ये चारों पोल इस तरीके से हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 है, मीन्स इस तरीके से हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर उपस्थित ना होकर अलग अलग बिंदुओं पर है, तो हमारा सिस्टम होगा मार्जिनली स्टेबल। ओके, यदि जे ओमेगा एक्सिस पर जो पोल्स हैं वो इस तरह अलग अलग उपस्थित नहीं हैं, अर्थात जो पोल्स हैं वो मल्टीप्लिसिटी मोर देन वन मीन्स एक बिंदु पर 2 पोल भी हो सकते हैं, 3 पोल भी हो सकते हैं, और हो सकता है चारों पोल उपस्थित हों। लाइक दिस, एक बिंदु पर एक पोल ये था, एक ये था, दूसरा पोल भी इसके ऊपर आ गया, तीसरा पोल और
अगला पोल इसके ऊपर आ गया, मीन्स दो बिंदु पर दो दो पोल हो गए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में जो ये हमारा सिस्टम होगा ओवरऑल, वो सिस्टम होगा अनस्टेबल। तो ये स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल, इन सब की कंडीशन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि कब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है और कब अनस्टेबल हो जाएगा वही सिस्टम। ठीक है, तो ये तो था मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल की बात। तो हम पहले पता ही कर लेना कि जो हमारे जे ओमेगा एक्सिस पर पोल्स हैं वो कैसे हैं, मीन्स वो एक ही बिंदु पर हैं, एक से अधिक पोल या अलग अलग बिंदु पर हैं। तो उसके लिए हमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जब इसके फैक्टर किए तो फाइनली हमको मिल जाता है एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करने पर s की 4 वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो s इक्वल्स टू प्लस माइनस 2j और s इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2j, चारों वैल्यू हमको इमेजिनरी, काल्पनिक प्राप्त होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है, यहाँ देखिए नीचे, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका जे ओमेगा एक्सिस है। आप यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 2j, तो प्लस और माइनस 2j यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये मैं आपको रेड पेन से दिखा देता हूँ, प्लस 2j माइनस 2j। ओके, ये पॉइंट 2 मिल गए हैं हमको। इसके बाद देखिए अंडर रूट 2j प्लस माइनस में, सो एक ये है प्लस अंडर रूट ट्वाइस j और दिस वन इज माइनस अंडर रूट 2j। तो हमने देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो चारों पोल हैं उनकी जो लोकेशन है जे ओमेगा एक्सिस पर, ये बिल्कुल अलग अलग है, मींस पोल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो पोल हैं एक ही बिंदु पर एक से अधिक पोल उपस्थित नहीं है, इसलिए ये जो सिस्टम है ओवरऑल वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस सिचुएशन से जुड़ी हुई, मींस स्पेशल केस ऑफ राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, जिसमें राउथ टेबल की जो कोई एक रो है 0 हो जाती है, इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब के लिए गुड बाय, थैंक यू।